अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद। स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड ईयर के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ की सॉल्यूशन वीडियोस डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इन सॉल्यूशन वीडियोस में हमारी कोशिश ये होगी कि जितना पॉसिबल हो सके क्वेश्चंस के लॉजिकल आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किए जा सकें। अब जैसे इस वक्त हमारा चैप्टर नंबर 8 वेरिएशन इन जेनेटिक्स फ्रॉम द सेकेंड ईयर है, और हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली गिवन है वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस जेनेटिक्स अमंग ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अच्छा, क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है जो मियोसिस के अंदर हमने डिस्कस किया था, तो क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस। एक्चुअल में ज़रूरी नहीं कि म्यूटेशंस हों, वो वेरिएशंस होती हैं, और वेरिएशंस वो होती हैं जिनसे हमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें न्यू कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, यानी हमें रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स हमें मिलते हैं। उसके बाद क्या है, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस अमंग ऑफस्प्रिंग्स। सेकंड है ऑल क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। जो सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा हैं वो सारे के सारे क्या कहलाए जाते हैं, उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, यानी ह्यूमन बींग में टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, 46 में जो 44 हैं वो सब ऑटोसोम्स हैं, और जो 2 हैं XX या XY उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम बेसिकली सेक्स डिटरमिनेशन में हेल्प करते हैं, ऑटोसोम्स का अदर देन सेक्स जो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, उनको डिटरमिन करते हैं। तो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम को हम कहेंगे ऑटोसोम्स। उसके बाद क्वेश्चन है डीएनए स्टोर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कोडेड इन द सीक्वेंस ऑफ इट्स बेसिस इन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं 4 ऑप्शन है, लीनियर, जिगजैग, क्रिस क्रॉस या स्पाइरल। तो एक्चुअल में डीएनए स्टोर ऑल सॉर्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कोडेड इन द सीक्वेंस ऑफ इट्स बेसिस इन अ लीनियर ऑर्डर। ठीक है, सीक्वेंस, स्ट्रेट सीक्वेंस में हमारे पास कोड्स मौजूद, एक सेंस और एक एंटी सेंस स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। वो डीएनए का अपना स्ट्रक्चर तो स्पाइरल हेलिकल है, मगर सीक्वेंस के लिहाज से वो लीनियर कोड्स लीनियर सीक्वेंस में होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स विद इन द पॉपुलेशन। किसी एक पॉपुलेशन के अंदर टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स। अब यहाँ पे टोटल एग्रीगेट ऑफ पर्टिकुलर एलील और जीन नहीं कहा है, तो टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन को हम जीन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, और अगर किसी पर्टिकुलर एलील या जीन की बात होती तो हम उसे जीन पूल कहते हैं। ठीक है, बल्कि सॉरी, यहाँ हमसे पूछा गया टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन विद इन द पॉपुलेशन, हम इसको जीन पूल कंसिडर करेंगे। और अगर हमसे किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमिनेंट या रिसेसिव एलील या जीन का पूछते हैं, हम उसको जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, ये जीन पूल वाला टॉपिक आप डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा जीन पूल। जीन पूल में फिर हम जीन फ्रीक्वेंसी अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं, मेंशन कर रहे होते हैं। ओके, मेंडल स्टडी पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट को स्टडी किया फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, तो वो थे टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक पी प्लांट के अंदर। ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है, बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज अलील। ठीक है, हम इसको अलील कंसिडर करेंगे। एंड और ये थ्योरी में हम डिस्कस भी कर चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे जीन और अलील्स और जीन फ्रिक्वेंसी सब कुछ। अब ये सवाल है, इफ़ अ कलर ब्लाइंड वुमेन, ठीक है, एक कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीज अ नॉर्मल विजन मेल मैन, देयर सन विल बी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया, इफ़ अ कलर ब्लाइंड वुमेन। तो कलर ब्लाइंड वुमेन के लिए हम क्या करेंगे, कलर ब्लाइंड वुमेन के लिए जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे XX। ठीक है, हम मेंशन करते हैं XX, कैपिटल X। ठीक है, अच्छा, अब कलर ब्लाइंड है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं, अब मैं वो बता देता हूँ। कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीज अ मैन, तो एक आदमी से शादी हो गई और आदमी जो है वो X के साथ होगा Y। ठीक है, डन। अच्छा, अब हमें सवाल में बताया जा रहा है, सवाल में कहा जा रहा है कि कलर ब्लाइंड वुमेन है, तो कलर ब्लाइंड के लिए मुझे इसके ऊपर जो है वो स्मॉल n मेंशन करना होगा, यहाँ पे भी स्मॉल n मेंशन। n हम कलर ब्लाइंड, क्योंकि कलर ब्लाइंड एक रिसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, तो C मेंशन करें या n, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है कि इफ़ कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीज अ नॉर्मल विजन मैन, तो नॉर्मल विजन मैन है तो उसके पास X के ऊपर कैपिटल N होगा। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे कंफर्म हो गई, सही। अच्छा, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे ये देखेंगे जब इनकी शादी हो गई और इनके बच्चे होंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ ये देखना पड़ेगा कि वी शुड हैव दिस, जो भी हमारे पास चेकर बोर्ड है। ठीक है, दिस वन। अब हम क्या करेंगे, अब देखें ये फीमेल है, ठीक है, इनकी शादी होती है इस मेल से। ठीक है, इन मेल से इसकी शादी हो गई है,
तो अब इन दोनों की शादी होगी, इनके बच्चे ये होंगे, ठीक है। अच्छा पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं, फीमेल कलर ब्लाइंड है, मेल नॉर्मल विजन है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ क्या आना चाहिए, बहुत ही आसान है। देखें यहाँ से अब हम अगर कहेंगे बात, तो ये जो मैन है ह्यूमन बीइंग का एक्स एन कैपिटल एन, ठीक है, ये अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। और यहाँ से फीमेल जो है ना वो रिसेसिव एलील वाला यानी कि डिफेक्टिव एलील जो है वो प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पे ये होगी उनकी बेटी, ठीक है, सही। सिमिलरली यही केस जो है ना वो हम लोग अगर कहें तो वो यहाँ भी होना चाहिए। मतलब ये है कि फादर हमेशा एक्स जो है कैपिटल एन देगा, ठीक है, और मदर हमेशा एक्स स्मॉल एन देगी, हमेशा मतलब इस केस में अपने बच्चों को देंगी। अच्छा अब इस केस में अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा लड़कों के लिए। अब मदर अपने बच्चों को यानी लड़कों को एक्स एन देंगी और जो फादर हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे, वाई, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे तो जो लड़के होंगे उनका जीनोटाइप यही रहेगा, एक्स एन के साथ वाई। इस केस में अब इसका सवाल को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ देखें तो इन्होंने कहा इफ़ अ कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीज अ नॉर्मल विजन मैन देयर सन विल बी, बच्चे क्या होंगे। अच्छा अब मुझे बताएं, ये फीमेल जो थी ये वाली, ये क्या थी, ये कलर ब्लाइंड थी, यस। ये आदमी क्या था, नॉर्मल था। अच्छा बेटियां हुई तो बेटियां क्या हुई, कैरियर हो गई, बेटियां कैरियर हो गई, ठीक है। कैरियर क्यों हो गई, क्योंकि उनको फादर ने नॉर्मल एक्स देकर सेव कर लिया। लेकिन लड़कों को मदर की तरफ से एक्स मिलता है, मदर डिफेक्टिव है, तो इसलिए हम उनके जो लड़के होंगे, अब सवाल है कि देयर सन्स विल बी, तो सन विल बी 3/4 दिस कलर ब्लाइंड, ऐसा नहीं 1/2, ऐसा नहीं ऑल नॉर्मल विजन, नहीं ऑल कलर ब्लाइंड। तो सारे के सारे लड़के कलर ब्लाइंड होंगे। ये आपके सामने सॉल्व हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन विद अननोन ब्लड ग्रुप, एक आदमी है उसका हमें ब्लड ग्रुप मालूम नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप ABO सिस्टम है, यानी ए बी और O में है, ठीक है। अब सवाल यह है कि एक पर्सन विद अननोन ब्लड ग्रुप ABO सिस्टम, हमें नहीं पता उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। अब इस सवाल को आगे ज़रा देखिएगा, यहाँ आपको ना इसको क्लियर समझ में आएगा कि क्या है। अच्छा सफ़र्ड मच ब्लड लॉस, अच्छा अब उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हुआ खुदा न खास्ता और उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया और हमें उसका ब्लड मालूम नहीं, एंड नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब एक आदमी है उसका ब्लड ग्रुप ABO सिस्टम में ही कोई ब्लड है, A है, B है, AB O है, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है खुदा न खास्ता, उसका बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया है और उसको बहुत जल्द ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। हिज वन फ्रेंड हु वॉज अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ हिज ओन ब्लड टाइप ऑफर्स फॉर ब्लड डोनेशन विदाउट डिले, यानी उसका एक दोस्त है जो उसके पास उसके अपने ब्लड ग्रुप के बारे में एक वैलिड जो है ना वो सर्टिफिकेट है कि हाँ उसका ब्लड ग्रुप ये है, वो फॉरन जो है ना ब्लड ग्रुप डोनेट कर देता है। व्हाट वुड हैव बीन द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर, यानी उस डोनर फ्रेंड का ब्लड क्या होना चाहिए जिसका टेस्ट भी नहीं किया गया, हमने बस फॉरन उसका ब्लड लेकर फॉरन लगा दिया, यानी हमने उसका कोई एड्स HIV या चले हमने उसका ब्लड कंपैटिबिलिटी का टेस्ट नहीं किया होगा, यानी हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि क्या इसका ब्लड ग्रुप इससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा, हमें मैच करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उस आदमी का ब्लड ग्रुप होना चाहिए उसके फ्रेंड का O, क्यों, क्योंकि O एक यूनिवर्सल डोनर है। अच्छा अब यहाँ पे O पॉजिटिव अगर बोलते तो गलत हो जाता, O पॉजिटिव O नेगेटिव में पूछते तो O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, ये मैं बात आपको इससे पहले बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उस आदमी का यानी उसके दोस्त का जिसने उसे ब्लड देकर बचाया है उसका ब्लड टाइप O था। In which of the following cases genotypic and phenotypic ratio will remain same in F2 generation? अच्छा अब यहाँ बोला जा रहा है वो कौन सा केस होगा जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो जो है ना F2 में वो सेम होगा। ये था आपको याद होगा, एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक था को डोमिनेंस, दोनों में मैंने सॉल्व करके बताया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी और को डोमिनेंस में भी F2 जनरेशन का जो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो होता है वो 1:2:1 था। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस जीनोटाइप एंड फिनोटाइपिक रेशियो विल रिमेन सेम इन F2 जनरेशन, वो रेशियो था 1:2:1। तो वो जीनोटाइप भी वही बनता था, फिनोटाइप भी, वो दो चीज़ें थी, एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक था को डोमिनेंस। तो यहाँ सवाल में क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, टेस्ट क्रॉस, इनकम्प्लीट, तो आंसर होगा इनकम्प्लीट। अगर वो आंसर में इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस होता बोथ, तो फिर बोथ का ऑप्शन ही ठीक था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट इज डोमिनेंट, पी प्लांट मटर के पौधे में कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है। तो हमने रिंकल्ड, वाइट तो खैर थे भी नहीं उसके अंदर, ठीक है, और ये सब डिस्कस किए। तो इनमें था येलो पॉड्स, जो येलो पॉड्स थे बेसिकली वो क्या थे, डोमिनेंट थे, ठीक है। तो इसके लिहाज से वो येलो जो सीड्स हैं उनके लिहाज से बताया जा रहा है कि वो डोमिनेंट थे। नेक्स्ट वन, फिलियल इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है, फिलियल जनरेशन को कहते हैं।
तो हम उसको प्रोजिनी भी कहेंगे, या प्रोगिनी या प्रोजिनी का वर्ड यूज़ किया जाता है। फर्स्ट फिलियल मतलब पहली जनरेशन, F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F2 सेकंड फिलियल जनरेशन। इसका मतलब है पहली नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल। अब आप अपने पेरेंट्स के लिए F1 है, आप अपने दादा दादी के लिए F2, आप अपने परदादा परदादी के लिए F3 हैं, ठीक है। तो F1 F2 F3 समझ में आ रहा होगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। उसके बाद है अ प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट। अब ये देखिए, इसको भी सॉल्व करते हैं। प्योर ब्रीडिंग का मतलब होता है होमोजाइगस टॉल प्लांट वाज क्रॉस टू डॉर्फ प्लांट, ठीक है। अब यहाँ इस सवाल के बाद हम अगला सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट का मतलब ये हुआ कि टॉल प्लांट है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो क्रॉस हो रहा है, टॉल प्लांट का क्रॉस करवाया जा रहा है किसके साथ? शॉर्ट प्लांट के साथ, ठीक है। डॉर्फ, जिसको हम डॉर्फ कह रहे हैं। तो डॉर्फ में दोनों स्मॉल टी आने चाहिए, मतलब पहले तो मैं लिख लूँ ना डॉर्फ, ठीक है। तो यहाँ सवाल को देखिएगा, सवाल में कहा जा रहा है कि अ प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट वाज क्रॉस टू अ डॉर्फ प्लांट, ठीक है। व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी, क्या हो गए चांसेस, है ना, ऑफ, चांसेस बताइए इसके, कैपिटल टी स्मॉल डी, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन के क्या चांसेस हो गए इन ऑफ जीनोर F2 में पूछा गया है आपसे। किस में पूछा जा रहा है? F2 में, है ना। तो देखें इस सवाल के अंदर क्या है, इस सवाल में कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जीनोटाइप F1 में नहीं पूछा। अब अक्सर बच्चे ना फॉरन F1 का आंसर कर देते हैं, F2 में पूछा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट है तो डेफिनेटली उसके पास दोनों कैपिटल टी होंगे, और अगर डॉर्फ प्लांट है तो वो दोनों स्मॉल टी होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक टी जो है ना वो अगली जनरेशन को जाएगा, और यहाँ से एक स्मॉल टी अगली जनरेशन को जाएगा, ठीक है। और ये हो जाते हैं उसके गैमीट्स, ये भी गैमीट है, ठीक है, और ये भी एक गैमीट कंसीडर होगा, ठीक है। अब जब दोनों का क्रॉस होगा, इसका क्रॉस इसके साथ होगा, तो फिर इनकी जो पहली जनरेशन होगी वो तो F1 है ना, हमसे तो F1 का पूछा ही नहीं है। इन्होंने हमसे F1 का नहीं पूछा, इन्होंने हमसे F2 का पूछा। अच्छा, F1 होगा क्या वैसे? अगर ये F1 पूछ लेते तो क्या आंसर आता? अब मुझे बताएं, कैपिटल टी जो है ना स्मॉल टी से मिलेगा, तो 100% सारे के सारे जो है ना वो क्या होते? टॉल होते। अच्छा, ये टॉल तो है, मगर हम इसको कहेंगे हेट्रोजाइगस टॉल। ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल कंसीडर होगा। और ये उसकी कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन है, ठीक है। कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन। अब इन्होंने F1 जनरेशन का पूछा होता, अगर F1 जनरेशन पूछते तो 100% को प्रोबेबिलिटी में 1 कहते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूछा F2 में। अब F1 का F2 कैसे बनेगा? बहुत ही आसान है। F1 का F2 ऐसे बनेगा कि आपके पास ये डब्बा आया, ठीक है, इसमें आपने यहाँ एक जो है वो लाइन बनाई इस तरीके से, ये इसके लिहाज से, रुको जरा, ठीक है, पुनेट स्क्वायर मेथड कहते हैं हम इसको। तो इसमें ये एक बॉक्स बन गया यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ पे आपके पास ये बॉक्स इस तरीके से बन गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास इसके एलील होंगे दो तरह के, कौन कौन से? एक आएगा आपके पास कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी, याद होगा आपको, ठीक है। और यहाँ भी आपके पास आएगा एक कैपिटल टी और यहाँ आएगा आपके पास एक स्मॉल टी। अब जब इसका क्रॉस आएगा तो यहाँ पे आपके पास आना चाहिए कैपिटल टी, ठीक है। ये इसके पास क्रॉस आएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी। अच्छा, यहाँ क्रॉस आएगा तो इट विल बी कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ जब क्रॉस आएगा तो स्मॉल टी, ठीक है। अब सवाल ये है, इन्होंने सवाल में क्या पूछा है कि ये वाला, ये हमें ये बताइएगा कि कितने % जो है ना F2 में ये जीनोटाइप होगा। तो आप मुझे बताएं, बहुत ही क्लियरली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो F2 जनरेशन होगी उसमें आप मुझे बताएं कितने % जो हैं। अब आप खुद देखिए कितने %, 4 है ना, 4 में एक ये हो गया, आप जो ढूंढ रहे थे, और एक ये हो गया। तो इसका मतलब 4 में 2 ऐसे हैं, 2 का मतलब 50%, 50 को यहाँ पे क्या बोलेंगे? 0.5, तो आंसर होगा 0.5। गॉट इट? समझ आ गई बात? अब नेक्स्ट MCQ है, इफ क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर, अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो, द गैमीट्स फॉर्म्ड आर ऑफ, तो जितने भी गैमीट्स फॉर्म्ड होंगे वो सारे के सारे किस तरह होने चाहिए? तो अगर कहेगा क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, यानी शफलिंग ही नहीं हुई, तो जितने भी गैमीट्स होंगे दे आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेंटल। पैरेंटल का मतलब है कि गैमीट्स हमेशा पेरेंट जैसे ही बनेंगे, मैं बता चुका हूँ। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो गैमीट्स बनेंगे, है ना, वो हमेशा पेरेंट जैसे ही होंगे। सिंपल है सर, ये तो आपने उसमें भी डिस्कस किया था जब आप पढ़ रहे थे जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का टॉपिक, ठीक है। ओके, वी हैव अ 14 क्वेश्चन MCQs। टंग रोलिंग एबिलिटी इन ह्यूमन इज ड्यू टू सिंगल डोमिनेंट एलील। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो टंग रोलिंग फिनोमेना है वो डोमिनेंट एलील की वजह से होता है, ठीक है, और वो सेक्स लिंक नहीं है, वो ऑटोसोमल है। टू डिटरमिन, यानी एक सिंगल एलील ही काफ़ी होगा डोमिनेंट इस टंग रोलिंग के प्रोसेस के लिए।
टू डिटरमिन जीनोटाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म द डैश इज परफॉर्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप मालूम करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करवाते हैं टू फाइंड द होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी हम डिस्कस कर चुके। ब्लड ग्रुप, अच्छा अब यहाँ पे बोला गया है कि ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव कैन बी गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले ओ जो है ना किसको दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं, ए बी या ओ को दे सकते हैं, लेकिन सवाल है पॉजिटिव हमेशा हम पॉजिटिव को दे सकते हैं, नेगेटिव को नहीं दे सकते, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ए पॉजिटिव के लिहाज से अगर हम अब इस केस में देखें, ओ पॉजिटिव ये भी ए नेगेटिव है, इसको भी कंफर्म कर लें, ए नेगेटिव है, ठीक है। ओ पॉजिटिव ए को तो दे ओ ए को दे सकते हैं, मगर ओ पॉजिटिव ए नेगेटिव को नहीं दे सकते, तो ए कैंसिल हो गया। ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकते, ओ नेगेटिव को नहीं दे सकते, हमेशा ओ पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकते, तो इस केस में ओ जो है ना वो ए बी पॉजिटिव को तो दिया जा सकता है, मगर नेगेटिव, क्योंकि बाकी ए नेगेटिव ए बी नेगेटिव ओ नेगेटिव, तो वो नेगेटिव है और पॉजिटिव नहीं दे सकते, तो वो ब्लड उसको नहीं दिया जा सकता, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा नेक्स्ट वी हैव 16 के बाद 17। 17 में बोला जा रहा है कि आपके पास अपीयरेंस ऑफ बोथ ट्रेट इन द नेक्स्ट जनरेशन, अगर दोनों प्रॉपर्टीज, ट्रेट्स यहाँ कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज को कहा जा रहा है, अगर दोनों ही प्रॉपर्टीज अगली जनरेशन में अपीयर हो रही हैं, इक्वली अपीयर हो रही हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या करवाया था, रेड काउ और वाइट बुल का क्रॉस, तो जब दोनों ट्रेट्स अगली जनरेशन में अपीयर होंगे उसको को डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड ग्रुप है ए बी, वो भी को डोमिनेंस की एग्जाम्पल है। और अगर दोनों में से कोई भी अपीयर नहीं होगा, यानी कि ना तो रेड कलर अपीयर हो ना वाइट, उनका इंटरमीडिएट या मिक्सचर अपीयर हो, उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते थे, ठीक है। अच्छा अब सवाल ये है, सवाल में पूछा जा रहा है हस्बैंड ब्लड ग्रुप इज ए एंड वाइफ हैज बी, ए बी सॉरी, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए है और वाइफ का ए बी है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर बेबी। अच्छा याद रखना एक बात तो कंफर्म है ना कि अगर हस्बैंड वाइफ में से किसी का भी ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ठीक है, तो उनके बच्चों का ब्लड, अच्छा अब इनके केसेस में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए है और अगर वाइफ का ए बी है, तो जिनका ए बी होगा उनमें रिसेसिव एलील स्मॉल आई नहीं है। अगर हम इसको यूं सॉल्व कर लें, लेट सपोज देखिए अगर हम इसको यूं सॉल्व कर लेते हैं, हमने कहा हस्बैंड का ब्लड क्या है, ए है, ठीक है, और उनकी मिसेस का ब्लड क्या है, ए बी है। अच्छा अगर हस्बैंड का ब्लड ए है तो हम उसको यूं कंसिडर कर लेते हैं ना, कैपिटल आई और स्मॉल आई, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे कैपिटल आई में हम क्या कर लेते हैं, कैपिटल आई में इसके ऊपर हम एक स्मॉल जो है वो ए लिख देते हैं, इससे बल्कि सॉरी आई ए आई, यानी हम कहते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि आदमी हेट्रोजाइगस है, ठीक है। और ये जो उनकी मिसेस हैं इनके पास आई और आई, ठीक है। अच्छा अब ये जो दोनों आई हैं, ये थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर लें, ठीक है। ये जो दोनों आई हैं इनमें से एक जो है वो आई ए है, एक आई ए है, ठीक है, सही, और एक होगा आई बी, ये होना चाहिए ना। अब इनका जब क्रॉस कराएंगे आप पुनेट स्क्वायर मेथड में, सबसे पहले तो इनके दरमियान जो है ना क्रॉस अगर हम क्या कराते हैं तो हमारे पास एक डब्बा बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा पुनेट स्क्वायर मेथड कहते हैं इसको। अच्छा और इसमें हम यहाँ पे ऐसे करेंगे और इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, ये हस्बैंड है तो हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है और ए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं हेट्रोजाइगस ए, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं और एक स्मॉल आई जो है ना हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा और वाइफ का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, वो आई ए था, एक तरफ आई ए है, मतलब उनका ए बी है लेकिन उनमें एक आई ए है और दूसरा जो है वो आई बी है, दिस वन, ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब जब इनके बच्चे होंगे तो इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है वो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आई ए और क्रॉस करेगा किसके साथ, आई ए के साथ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आई ए आ गया। अच्छा अब यहाँ पर जब हम क्रॉस कराएंगे तो आई ए के साथ ये वाला आई बी आ जाएगा, ठीक है। तो इनके दो बच्चों में एक का ब्लड ग्रुप ए हुआ, एक का ए बी हुआ। अच्छा अब इस केस में देखिएगा, इस केस में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आई ए, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा स्मॉल आई। तो एक बच्चे का ब्लड ग्रुप आई क्या होगा, तीन बच्चों में इसका ए, इसका ए बी, इसका ए, और फिर एक बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा आई बी आई।
इसका मतलब है अगर इनके जितने भी बच्चे होंगे उनमें से किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा, किसी का जो है वो ए बी होगा, फिर यहाँ पे इसका भी ए होगा और इसका भी बी होगा, ठीक है। लेकिन जो नहीं हो सकता, तो उन्होंने क्या ए बी ओ बी ये सब तो है, लेकिन ओ नहीं हो सकता किसी भी बच्चे का ब्लड ग्रुप, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है व्हेन अ सिंगल जीन हैज़ इफेक्ट, एक जीन है हैज़ इफेक्ट ऑन मोर देन वन ट्रेट, एक जीन है और उसका एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक पर अफेक्ट है, तो इसको हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। ये भी मैंने आपको अनकॉमन टॉपिक में समझा दिया था, ठीक है। इसको प्लियोट्रॉपी कंडीशन कंसिडर करेंगे। उसके बाद वी हैव एमसीक्यूज नंबर 20, द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर, जब भी जीन्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच रहना चाहते हैं उसको हम जीन लिंकेज कंसिडर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइब्रिड, इनमें से हाइब्रिड कौन सा है? अच्छा, कैपिटल वाई है, हाइब्रिड नहीं है। स्मॉल आर है, हाइब्रिड नहीं है। कैपिटल स्मॉल जी नहीं, हाइब्रिड। हाइब्रिड ये है जिसमें कैपिटल जी के साथ स्मॉल जी, हाइब्रिड मतलब जो हेट्रोजाइगस होंगे, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस के लिहाज से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी हैव एमसीक्यूज नंबर 22, अ कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस इन अ हाइब्रिड इज कॉल्ड, जो भी कैरेक्टर या ट्रेट या प्रॉपर्टी हाइब्रिड कंडीशन मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगी तो हम उसको डोमिनेंट कहेंगे, जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो रिसेसिव है। ये बात क्लियर है। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट हैविंग द जीनोटाइप दिस वन। अच्छा, अब सबसे पहले देखें, एक प्लांट है उसके जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए 2 दफ़ा मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो कैपिटल ए फिर कैपिटल बी स्मॉल बी और फिर कैपिटल सी और स्मॉल सी होगा। अब सवाल यह है कि इसमें कितने डिफरेंस हैं? एक डिफरेंस है, ठीक है, एक डिफरेंस है। तो हम 2 की पावर 1 करेंगे तो इसके 2 गैमीट्स बन सकते हैं, ठीक है। कैसे बता देता हूँ, देखें इन्होंने हमसे कहा है कि जो उसका जीनोटाइप है वो इस तरह का है, ठीक है, दिस वन। अब आप मुझे बताएं, जब इनके गैमीट्स बनेंगे तो इनके गैमीट्स जो है वो 2 तरह के ही बन सकते हैं। लेट्स सपोज कैसे 2 तरह के बन सकते हैं, इसका एक गैमीट तो वो बनेगा, बड़ा करके दिखा रहा हूँ, इसका एक गैमीट बनेगा, इन दोनों में से कौन सा ए जाएगा? कोई सा भी, ठीक है, इसके गैमीट में। इस कैपिटल बी में से कौन सा बी जाएगा? एक दफ़ा कैपिटल बी, और कैपिटल सी दोनों एक जैसे, तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, जब इसका दूसरा गैमीट बनेगा तो इसके दूसरे गैमीट में ए और सी तो एक जैसे हैं ना, तो आप यहाँ देखिएगा ए कैपिटल ए आएगा, यस कोई सा भी आ जाए। अच्छा, अब 20 दफ़ा स्मॉल बी ले आते हैं, ठीक है, और कैपिटल सी आते हैं। इसके अलावा कोई भी और कंडीशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि ए कोई सा भी, सी कोई सा भी, हाँ बी की वजह से 2 डिफरेंट गैमीट बने। तो इस जीनोटाइप में जिसमें कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी 2 दफ़ा है, तो इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो कितने टाइप के बनेंगे? तो सवाल में पूछे कितने टाइप के बनेंगे, तो आप बोलेंगे 2 टाइप के बनेंगे, आपके सामने 2 टाइप के ही बने, ठीक है। क्वेश्चन है 24, ठीक है। अच्छा, 24 में क्या कहा जा रहा है? 24 में कहा जा रहा है कि a man and a woman, ठीक है, who do not show any apparent sign of a certain inherited disease have 7 children। अब ये सवाल ज़रा सुनिएगा, एक आदमी और एक उनकी मिसेस है ना, मिस्टर एंड मिसेस, उनको कोई भी अपेरेंट किसी किस्म के कोई डिजीज़ या कोई किसी बीमारी की जो इनहेरिट डिजीज़ होती है उसके साइंस सिम्टम नहीं है। अच्छा, और दे हैव 7 चिल्ड्रन, 7 बच्चे हैं उनके, यहाँ से देखिएगा 7 चिल्ड्रन, 2 डॉटर, उनकी 2 जो है वो बेटियां हैं, एंड 5 सन्स, 2 लड़के और 5 लड़कियां हैं, ठीक है। अच्छा, द गिवन डिजीज सॉरी 3 ऑफ द सन्स, इन 5 लड़कों में से 3 लड़के सफ़र फ्रॉम द गिवन डिजीज़, 5 में से 3 लड़कों को वो डिजीज़ है, डिजीज़ का जो भी नाम हमें डिस्कस नहीं हुआ। बट नन ऑफ द डॉटर, मगर इनमें से किसी भी लड़की को वो बीमारी नहीं है। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रूल्स, कौन से रूल्स? ये सारे वो रूल्स हैं जो मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस में बताया था। अगर लड़कों को बीमारी हो और लड़कियों को बिल्कुल ना हो, तो इसका मतलब कंफर्म है कि वो मदर से रिलेटेड है और वो सेक्स लिंक्ड है, ये बड़ी, और वो डोमिनेंट सेक्स लिंक है। डोमिनेंट सेक्स लिंक में ये होता है कि लड़कों को बीमारी होती है, लड़कियों को नहीं होती, क्योंकि लड़कियों को फादर जो है वो नॉर्मल एक्स के लिहाज से सेव करते हैं। हाँ, अगर मैं डोमिनेंट कह रहा हूँ तो उसमें फिर ये होता है कि वो मदर की तरफ से अगर डिफेक्टिव एक्स लड़कियों के पास जाएगा उनको भी वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस वक्त आप यूँ याद रखिएगा कि वो बेसिकली क्या है, सेक्स लिंक्ड है। अच्छा, 3 ऑफ द सन सफर फ्रॉम द गिवन डिजीज बट नन ऑफ द डॉटर आर अफेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू सजेस्ट फॉर दिस डिजीज? सबसे पहले तो ये बात कंफर्म कर लें, अगर लड़कों को है और लड़कियों को नहीं है,
अच्छा, अब सवाल ये है कि लड़कियों में से किसी को नहीं है, लड़कियों में से किसी को नहीं है, तो हम उसको सेक्स लिंक कंसीडर करते हैं। तो और रिसेसिव यानी वो डिजीजेज जो लड़कों में ज़्यादा और लड़कियों में ना होने के बराबर है, कम है, तो हम उनको सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर का। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन डिस्कस हुई है सेक्स लिंक्ड है, लिमिटेड नहीं है, सॉरी ये गलत लिखा है, बल्कि नहीं ऑप्शन ही हो सकता, ये रहा सेक्स लिंक्ड, तो इसको सेक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील कंसीडर करेंगे। अगर ऐसा होता ना कि सारे लड़के ठीक होते, लड़कियों को प्रॉब्लम होती, तो फिर हम उसको सेक्स लिंक डोमिनेंट एलील कंसीडर करते। ये रूल्स याद रखिएगा जो मैंने पेडिग्री एनालिसिस में बताए थे, तो ये इसके लिहाज से स्टेटमेंट में गिवन हो गए। अच्छा, 25 क्वेश्चन है, हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स, इन ह्यूमन मेल में ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल, तो क्या रीजन है? वही जो हम डिस्कस कर रहे थे, दिस डिजीज इज ड्यू टू वाई लिंक जीनी, दिस डिजीज इज ड्यू टू एक्स लिंक रिसेसिव म्यूटेशन। ठीक है, यस, म्यूटेशन नहीं है। अगर हम कहें कि दिस डिजीज ड्यू टू एक्स लिंक रिसेसिव, ड्यू टू एक्स लिंक डोमिनेंट ग्रेटर, नहीं यही है, इसको एक्स लिंक म्यूटेशन मतलब उसमें एबनॉर्मेलिटी के लिहाज से, तो हम कहेंगे दिस डिजीज इज ड्यू टू एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन की वजह से, वाई की वजह से ये डिजीज नहीं होती। ठीक है, अगर वाई की वजह से होती तो फिर मेल के लिहाज से वो ज़्यादा ही प्रिवेल करती, फीमेल में बिल्कुल भी ना होती। ठीक है, तो 25 के लिहाज से आंसर होगा बीटा। देन वी हैव क्वेश्चन 26, अ प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट है वाज क्रॉस टू अ डॉर्फ प्लांट, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डॉर्फ इन एफ प्लांट्स इन F1 जनरेशन। बहुत ही सिंपल, इससे प्रीवियस MCQ जो मैं शेयर कर चुका हूँ। देखें, प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट है तो उसका मतलब है दोनों ही क्या होंगे, यहाँ से देख लेते हैं, दोनों कैपिटल T होंगे। ठीक है, इनका क्रॉस करवाया जा रहा है किसके साथ? डॉर्फ प्लांट के साथ। ठीक है, अब यहाँ यहीं से देख लीजिएगा आप इसको। अच्छा, अब इस सवाल में थोड़ा सा इसको यहाँ से दिखा देता हूँ। प्योर ब्रीडिंग कैपिटल T, इनका जो क्रॉस करवाया जा रहा है वो है स्मॉल t, है ना, यानी डॉर्फ से। यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट क्रॉस डॉर्फ प्लांट, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डॉर्फ इन F1। भाई बहुत ही आसान है, यहाँ से ये कैपिटल T और यहाँ से स्मॉल t, अपनी अगले जनरेशन को स्मॉल t ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये गैमीट्स हैं, ये भी एक गैमीट है, ठीक है, और ये भी एक गैमीट है, सही है। अच्छा, अब ये जब दोनों क्रॉस होंगे, ये दोनों जब क्रॉस होंगे, ठीक है, तो इनकी पहली जनरेशन क्या होगी? F1 होगी, है ना, और F1 में क्या आएगा? F1 में आएगा कैपिटल T और स्मॉल t, तो ये सारे क्या आएंगे? टॉल। तो इनमें कोई डॉर्फ है? बिल्कुल नहीं है। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल हैं, कोई भी शॉर्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि F1 जनरेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ डॉर्फ प्लांट इन F1 तो आना चाहिए 0%। ये रहा 0 आंसर गिवन आपके पास। ओके, इन अबव क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 27 के का जो क्वेश्चन है वो 26 से रिलेटेड है। इन अबव क्वेश्चन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डॉर्फ इन F2 जनरेशन। अब इसी सवाल को आगे ले जाएं। अच्छा, ये टॉल प्लांट है ना, और इसके जो जीनोटाइप हैं वो क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये वाला जीनोटाइप है। ठीक है, इसका F2 कैसे बनेगा वो देख लीजिए। इसका F2 ऐसे बनेगा कि जब हम इसी को, इसका बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे अगेन, ठीक है, तो बहुत ही आसान, पुनेट स्क्वायर मेथड में ये बॉक्स बनेगा। अच्छा, अब आपके पास ये तो दो तरह के गैमीट्स बनेंगे ना, तो इसका एक गैमीट बनेगा कैपिटल T और एक बनेगा स्मॉल t। ठीक है, यहाँ बनेगा कैपिटल T, यहाँ बनेगा स्मॉल t। अच्छा, अब आप इसका क्रॉस कराएंगे, यहाँ पे क्या मिलेंगे? कैपिटल T, यहाँ क्या मिलेगा आपको? कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ क्या मिलेगा आपको? कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ क्या मिलेगा? दोनों स्मॉल t। अच्छा, इसका फिनोटाइप मतलब एक्सप्रेशन क्या है? ये होगा टॉल, यस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम कहें कि इसका क्या है, तो ये क्या होगा? ये भी टॉल होगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ क्या पूछा? ये क्या होगा? टॉल होगा। अच्छा, यहाँ क्या पूछा इन्होंने? क्या पूछा है? ये बेसिकली क्या होगा? डॉर्फ मतलब शॉर्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये F2 जनरेशन है, ये सारी की सारी F2 जनरेशन है। तो F2 जनरेशन में 4 में से कितने डॉर्फ हैं? तो 4 में से 3, एक डॉर्फ है, 3 लॉन्ग है ना, टॉल है। तो इसके लिहाज से इन अबव क्वेश्चन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डॉर्फ प्लांट्स इन F2, तो आप बताएंगे कि 25%। तो 25% क्या है? ये रहा A, 0.25 प्रोबेबिलिटी में ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है 20, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पिस्सम सैटिवम। ठीक है, अब पिस्सम सैटिवम में कितने पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मौजूद हैं, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। अब देखें, सबसे पहले तो ये देख लेना पिस्सम सैटिवम है क्या? पी प्लांट है, और कितने क्रोमोसोम्स होते हैं इसके? 14।
अब पी प्लांट यानी पिसम सैटिवम में 14 क्रोमोसोम्स हैं, तो होमोलोगस पेयर पूछा है, तो अगर पेयर के लिहाज से बताएंगे और होमोलोगस हैं सारे के सारे, तो कितने होने चाहिए? 7। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के लिहाज से आप बताएंगे कि वो 7 होंगे, ठीक है। तो 7 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। ओके, अ पी प्लांट विद येलो सीड, अच्छा पी प्लांट है, येलो सीड के साथ क्रॉस कराया जा रहा है टू अ प्लांट हैविंग ग्रीन सीड, व्हाट विल हैपन इन F1? तो बहुत ही आसान है, येलो कलर जो है ना वो क्या होता है? डोमिनेंट होता है, और ग्रीन कलर क्या है? रिसेसिव है पी प्लांट में। इफ प्लांट आर ट्रू ब्रीड, और अगर दोनों ही ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स हैं, तो भाई बहुत ही आसान है। उसका देखें, एक पौधा है, उसके सीड्स येलो कलर के हैं, ठीक है, और उसका क्रॉस करवाया जा रहा है एक ऐसे पौधे से जिसके सीड ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। अच्छा, अब येलो और ग्रीन दोनों ही क्या है? होमोजाइगस हैं। क्या है? होमोजाइगस हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल वाई, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ कैपिटल वाई लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? स्मॉल वाई। डन। अच्छा, अब ये कैपिटल वाई अपनी अगली जनरेशन को देगा और अपनी जनरेशन को स्मॉल वाई देगा, ठीक है, गैमीट्स हैं। तो हम गैमीट्स को सर्कल कर लेते हैं, ये गैमीट्स यहाँ से आ गया और ये गैमीट एक यहाँ से आ गया, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जब इनका क्रॉस हुआ तो इसका क्रॉस इनके साथ हुआ, और सारे के सारे अगली यानी F1, इनकी जो पहली जनरेशन होगी उसको F1 बोलेंगे। तो F1 में क्या आएगा? F1 में आएगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसका मतलब है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई अगर हैं ये, तो कलर में क्या होने चाहिए? येलो, मगर हेट्रोजाइगस येलो होने चाहिए, ठीक है। उससे क्या फर्क पड़ता है? येलो तो है। तो उन्होंने क्या पूछा सवाल में? उन्होंने कहा है कि अगर क्रॉस हुआ तो ऑल सीड्स विल बी येलो। यस, ऑल सीड्स विल बी येलो, दैट्स इट, सीधा सीधा, क्योंकि वो डोमिनेंट है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन 30, द पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस, हम उसको जीन लोकस कहते हैं, ये भी डिस्कस कर चुके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज हाइब्रिड? कैपिटल टी हाइब्रिड नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड है, स्मॉल टी हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड मतलब होता है जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस? अच्छा, मोनो हाइब्रिड मतलब जिसमें एक ट्रेट के अंदर डिफरेंस हो। अब सवाल है कि क्या ये दोनों हाइब्रिड है? बिल्कुल नहीं है, ये होमोजाइगस। अच्छा, कैपिटल टी और ये, तो इसके लिहाज से अगर आप देखें तो ये भी आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिहाज से तो नहीं, क्योंकि उसमें सिंगल ट्रेट की डिस्कशन होती है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे इस कंडीशन में, तो नाइदर ए और नाइदर बी, इसको हम कहेंगे दोनों ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस के एग्जाम्पल में नहीं आते, उसमें सिंगल ट्रेट डिस्कस होता है, नन ऑफ दीज। देन वी हैव MCQs नंबर 33 है, अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस यील्ड 3:1 रेशो, बिल्कुल ऐसे ही है। मोनो हाइब्रिड में हमें 3:1 का रेशो मिलता है। व्हाट कुड बी, ये होना चाहिए व्हाट कुड बी मोड ऑफ इनहेरिटेंस। जब 3:1 होगा तो हम इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में डिस्कस करते हैं, और वो है सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 9:3:3:1 का रेशो आता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इफ अ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है शोज द कंप्लीट इफेक्ट ऑफ बोथ एलील द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों ही एलील्स इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, उसका ये मतलब है, तो हम इसको क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस कहते हैं। लिखा है ना, शोज द कंप्लीट इफेक्ट ऑफ बोथ एलील्स, तो दैट इज। उसके बाद है द जीन विच कंट्रोल ABO ग्रुप हैज हाउ मेनी एलील्स इन एन इंडिविजुअल। तो अब ये देखें, ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में ना टोटल 3 एलील्स हैं, मगर आगे लिखा है इन एन इंडिविजुअल। अगर ये कहते हैं ना हाउ मेनी एलील्स इन अ पॉपुलेशन, तो फिर 3 होता, लेकिन द जीन विच कंट्रोल ABO ग्रुप हैज हाउ मेनी एलील्स इन एन इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल में हमेशा 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा या 2 से कम नहीं हो सकते। MCQs नंबर 35, ठीक है। 35 के बाद हमारे पास MCQs है 36, हाउ मेनी जीन कंट्रोल RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। अच्छा, जीन एक है, एलील 2 हैं, RH में एक कैपिटल RH स्मॉल RH होता है, तो 2 एलील्स हैं, लेकिन जीन तो एक है, तो हम कहेंगे 1, इसका ऑप्शन होना चाहिए 1। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास क्वेश्चन? वी हैव 36 के बाद 37, मैन विद ब्लड ग्रुप ए, एक आदमी ब्लड ग्रुप ए है, मैरिज अ वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप बी, बोथ आर हेट्रोजाइगस, यानी एक आदमी उसका ब्लड ग्रुप ए है और उसकी जो वाइफ है उनका ब्लड ग्रुप बी है, दोनों हेट्रोजाइगस हैं, ठीक है। व्हाट इज द ऑफस्प्रिंग हैविंग फिनोटाइप ओ, यानी कितने % जो है ना चांसेस होंगे कि उनके बच्चों का ब्लड टाइप जो है ना वो ओ हो सकता है? बहुत ही आसान। अब आप मुझे यहाँ बताएं कि अगर हम क्रॉस कराते हैं इनका, तो हमें अगेन देखना पड़ेगा कि द मैन विद ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, और ही मैरीज विद अ वुमेन ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। तो यहाँ ब्लड ग्रुप जो है ना वो बी।
अब हमें ही कहा जा रहा है कि दोनों हेट्रोजाइगस हैं। अच्छा, इसका मतलब है आई के साथ ए, ठीक है, इसके साथ लगा देता हूँ मैं, और फीमेल का क्या होगा, फीमेल का होगा आई के साथ बी एंड स्मॉल आई, ठीक है, दिस वन। अब आप इस केस में अगर देखें तो इसको थोड़ा सा, ठीक है, और ये भी ठीक है। अच्छा, अब दोनों हेट्रोजाइगस, इस केस को अगर आप देखें तो इसमें आप अगेन इसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करें, डब्बा बनाएं, ठीक है, पुनेट स्क्वायर मेथड की मदद से आप यूं करके लेकर आए इसको। अच्छा, अब मैन, तो मैन यानी ह्यूमन बीइंग के लिहाज से उसके जो एलील्स होंगे वो क्या होंगे, दिस वन, ठीक है, यहाँ रख लें, और इसका जो आई है दैट वुड बी दिस वन, ठीक है। हमें परसेंटेज देखना है, प्रोबेबिलिटी उनके बच्चों में जिनका ब्लड ग्रुप वो होगा, वो कितने % बच्चे होंगे, ये फीमेल, और यहाँ पर जो है ना वो उनका ये वाला, ठीक है। अब इस केस में यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आई बी जो है वो किससे क्रॉस होगा, आई ए से, ठीक है, तो ये आई ए आई बी बन जाएगा। अच्छा, इस केस में क्या आएगा, इस केस में यहाँ आई ए जो है ये आई ए ये किससे क्रॉस हो जाएगा, स्मॉल आई से, तो इनके एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा, इसका ए बी होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल आई जो है वो क्रॉस हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। अच्छा, जब वो इसके साथ क्रॉस होगा तो यहाँ हो जाएगा आई बी, और फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएंगे आपके पास दोनों ही स्मॉल आई, ठीक है, दोनों क्या आ जाएंगे, स्मॉल आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में यहाँ पर 4 बच्चे होंगे, इनके 4 बच्चों में एक का ए बी होगा, इन बच्चों का ब्लड ग्रुप होगा ए बी, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ए, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा बी, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो 4 में से एक बच्चे का ब्लड ग्रुप यानी 25% है ना, तो कहाँ है 25%, ये रहा 25% ऑप्शन दिस वन, ठीक है। बैल्डनेस, गंजापन इज मोस्ट फ्रीक्वेंट इन मैन, ठीक है, तो मर्दों में बैल्डनेस जो है ना वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो ट्रिगर करता है, तो इसलिए उनमें गंजापन ज़्यादा होता है। इन नेचर गार्डन पी नेचुरली कुदरती तौर पे वो सेल्फ फर्टिलाइज्ड प्लांट है, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इसीलिए हमने बताया था कि पी प्लांट जो है ना उसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जॉर्ज ग्रेगर मेंडल ने सेलेक्ट किया था, उसकी रीज़न ये भी थी कि वो सेल्फ फर्टिलाइज है, क्रॉस फर्टिलाइज नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट वन, द जीन विच डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं करते वो बेसिकली लिंक्ड जीन्स होते हैं, जो आपस में हमेशा अटैच रहना चाहते हैं और वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते। फिनोटाइप रिप्रेजेंट्स, फिनोटाइप हमेशा जो है ना वो मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजिकल यानी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस हम कहते हैं मेंशन कर रहा होता है। ड्यूरिंग टेस्ट क्रॉस इफ ऑल ऑफ स्प्रिंग्स आर, ये बेसिकली इससे कनेक्टेड है। अच्छा, ड्यूरिंग टेस्ट क्रॉस इफ ऑल ऑफ स्प्रिंग्स आर फिनोटिपिकली डोमिनेंट देन पेरेंट इज, अगर टेस्ट क्रॉस करवाया जाए और सारे के सारे ऑफस्प्रिंग अपने फिनोटिपिकली डोमिनेंट पेरेंट जैसे होंगे, तो यानी सारे के सारे एक ही पेरेंट पे गए हैं, दूसरे पे गए नहीं, तो इसका मतलब होता है कि वो जो टेस्ट क्रॉस जिसके बारे में मालूम कर रहे हैं वो बेसिकली होमोजाइगस है, ठीक है। तो हमने ये फाइंड आउट किया कि वो होमोजाइगस होता है। और अगर हाफ पेरेंट जैसे और हाफ उसके दूसरे पार्टनर जैसे होंगे, तो अगर आधे अपने एक पेरेंट और आधे दूसरे पेरेंट जैसे होंगे तो हम उसको हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी इज प्रोड्यूस्ड बाय, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है कि प्योर, अब वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो या क्रॉस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सेल्फ फर्टिलाइजेशन से भी प्रोड्यूस की जा सकते हैं ट्रू ब्रीडिंग, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन से भी ट्रू ब्रीड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो इट वुड बी बोथ ऑफ दीज। जीनोटाइप रेशियो ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, क्वेश्चन है जीनोटाइप रेशियो 44 हो गया, 43 हमने पढ़ लिया, ठीक है, 44 दिस इज जीनोटाइप रेशियो ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जीनोटाइप रेशियो 9333। अच्छा सॉरी, ये फिनोटाइप था, सॉरी, हमने डिस्कस किया था कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका फिनोटाइप 9331 था, उसका जीनोटाइप इनमें मेंशन नहीं है, वो आपको मैंने निकाल के दिखाया था, दैट इज
1:2:2:4:2:2:1 था, तो काफ़ी लेंथी जीनोटाइप बन गया था। तो यहाँ इसका जीनोटाइप रेशियो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नहीं है। जो ये 9331 था वो था, मगर वो फिनोटाइप रेशियो था, वो जीनोटाइप रेशियो नहीं था। ठीक है, तो मिस्टेकनली आप ये गलती नहीं कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल डोनर? तो यूनिवर्सल डोनर हमेशा ओ नेगेटिव होता है, क्योंकि ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव सबको दे सकता है, तो इसलिए हमने यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो क्या है? ए बी पॉजिटिव है। इनहेरिटेंस इन मैन, इंसानों में, इन ह्यूमन बीइंग की बात कर सकते हैं। इनहेरिटेंस इन मैन इज ट्रेस्ड बाय, तो इनहेरिटेंस को हम लोग जो है ना पेडिग्री मेथड से ट्रेस करते हैं, जो हम सॉल्व भी करते हैं, जिसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड, अच्छा 47 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ऑलवेज हेट्रोजाइगस। तो सवाल आधा इधर और आधा उधर हो गया, मिस्टेकनली, डजंट मैटर। ठीक है, सवाल ये है कि आप हमें बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ऑलवेज हेट्रोजाइगस। तो हमेशा जो हेट्रोजाइगस होगा वो ए बी ही होगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। और अगर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ऑलवेज होमोजाइगस, तो ऑलवेज होमोजाइगस जिसका आप कहते, फिर आप कहते ओ, लेकिन इस वक्त हमसे हेट्रोजाइगस पूछा तो वो ए बी होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 48, इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लोकाई इज। तो जब भी इंटरेक्शन होता है बिटवीन जीन्स ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लोकस, अच्छा अगर जीन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं लेकिन जिनके लोकस अलग अलग होते हैं, तो डिफरेंट लोकस पर पाए जाने वाले जीन्स एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं, उसको हम एपिस्टेसिस कहते थे। क्या कहते थे? एपिस्टेसिस, इफेक्ट ऑफ अ जीन इन्फ्लुएंस बाय द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन। आप इस तरह की डेफिनेशन भी पढ़ते होंगे, और अगर आप यहाँ पे इस तरह की डेफिनेशन देख रहे हैं, इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लोकाई, डिफरेंट लोकस, एपिस्टेसिस। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 49, इसको ज़रा डिस्क्राइब करते हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं हमसे क्या डिस्कस हो रहा है। ठीक है, देखो इस सवाल में क्या कहा है? द फैमिली ट्री शोज इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन कॉज्ड बाय रिसेसिव एलील। ठीक है, अच्छा अब इस पूरे सवाल को जरा गौर से देखिएगा। देखें ये सवाल हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 49 है, द फैमिली ट्री शोज इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन कॉज्ड बाय रिसेसिव एलील। इस फैमिली ट्री में कुछ लोगों को जो डिफेक्टिव है, जैसे 3, 10 और 13, इनको कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई प्रॉब्लम ना भी हो, वट कोई कैरेक्टरिस्टिक हो। इन्होंने कहा है जिनको भी ये प्रॉब्लम है ना, या ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये रिसेसिव एलील की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल आर सर्टेन टू हैव द जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर। हमें ढूंढना है इस पूरी फैमिली ट्री में कि, अच्छा ये बात तो कंफर्म कर लो ना कि जिन लोगों को डिजीज़ है वो किस वजह से है? डिजीज़ जिनके स्मॉल आर की वजह से, और जिनको डिजीज़ नहीं है, जो बचे हुए हैं, वो कैपिटल आर की वजह से। तो ये तो कंफर्म कर लें, ये आपकी की का हिस्सा है कि जिन लोगों को डिजीज़ है वो स्मॉल आर की वजह से डिजीज़ है उनको, और कैपिटल आर जिनके पास है वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है 3, 10 और 13 को प्रॉब्लम है, और ये रिसेसिव एलील की वजह से। तो ये बात तो हम आंखें बंद करके लिख सकते हैं ना, हमें ये बात कंफर्म होगी कि यहाँ पे 2 स्मॉल आर होंगे, क्योंकि रिसेसिव एलील अकेला कभी भी कोई बीमारी कॉज नहीं कर सकता। तो यहाँ दोनों स्मॉल आर होंगे। अच्छा 10 के पास भी जो है वो मैं क्या लिखूंगा? दोनों स्मॉल आर लिखूंगा, क्योंकि 10 को भी प्रॉब्लम है, और 13 के पास भी मैं दोनों स्मॉल आर लिख दूंगा। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें मालूम है रिसेसिव एलील आर की वजह से अगर बीमारी है तो आर अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, वो 2 एक साथ होंगे तो बीमारी कर पाएंगे। और यहाँ ये की में बता रहे हैं कि अगर हाईलाइटेड, अगर सर्कल है तो फीमेल है, और अगर बॉक्स है तो मेल है। अगर उसके अंदर कलर हुआ है तो वो अफेक्टेड है, कलर नहीं हुआ तो नॉन अफेक्टेड, ये तो की है। अब इन्होंने कहा है कि हमें आप ना सवाल को देखें, इन्होंने कहा है आप ऐसी फीमेल ढूंढिए जिनका जीनोटाइप ये हो। ऐसी कौन कौन सी फीमेल से जिनका जीनोटाइप ये होगा? ठीक है, सवाल ये है। अब ऑप्शन है 167, 17, 12, 7, 6, 15, 7, 9, 15। सबसे पहले यहाँ आए, मुझे बताएं ये जो 3 है इनके हस्बैंड है 4, इनके बच्चे हैं 3, 8, 9, 10, इनके यानी 3 और 4 अम्मी अब्बू हैं, तो 8, 9, 10 बच्चे हैं। इनके बच्चों में से लड़की कौन सी? 9। तो मैं 8 और 10 की बात नहीं करूंगा, मैं 9 की बात करूंगा। अच्छा क्या 9 को प्रॉब्लम है? तो आप कहेंगे नहीं 9 तो बिल्कुल ठीक है, तो मैं 9 के साथ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कैपिटल आर लिखूंगा। अच्छा अब सवाल ये है कि अगर 9 को प्रॉब्लम नहीं है तो कैपिटल आर है, क्या दूसरा भी कैपिटल आर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 9 की जो अम्मी है ना वो दोनों स्मॉल आर के साथ हैं। इसका मतलब है अब 9 को अम्मी ने एक आर तो दिया होगा, ये लो स्मॉल आर, तो कैपिटल आर 9 को किसने दिया होगा? अब्बू ने दिया होगा, इसीलिए तो वो बच गई।
इसका मतलब है 3 का जो एक आर है वो 9 को दे दिया, तो हमें एक फीमेल तो मिल गई कि 9 नंबर की जो फीमेल है, यहाँ लिखते जाएंगे 9 नंबर की जो फीमेल है वो क्या है, उसके पास ये वाला जीनोटाइप एक मिल गई। अच्छा, उसके बाद 10 की बात करते हैं। 10 एक मेल है, 11 एक फीमेल है। इन दोनों के बच्चे क्या है, 14 15, 10 11 अम्मी अब्बू हैं, 14 15 उनके बच्चे हैं। इनमें लड़का कौन सा, ये है, हम लड़के की बात नहीं करेंगे, फीमेल ढूंढनी है। 15, अच्छा क्या ये 15 बीमारी है इसको, नहीं, आप बोलेंगे सर इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आर है। अच्छा, अगर ये आर है तो क्या इसके अम्मी अब्बू ने इसको, जैसे अब्बू हैं लेट सपोज ये, तो 15 के अब्बू 10 हैं, तो क्या 10 के बाद दोनों आर है ना, तो एक आर तो दिया होगा ना 15 को अब्बू ने, तो ये आ गया। तो इसका मतलब है हमारे पास एक और लड़की मिल गई कि जो 15 वाली है उसको भी जो है वो क्या नहीं है, उसके पास भी जीनोटाइप कैपिटल आर और स्मॉल आर ही है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक और केस आ जाता है। एक और केस कौन सा है वो देख लें, मतलब एक और फीमेल जो हम ढूंढेंगे वो कौन सी है वो देख लेते हैं। अच्छा, अब आगे ये है कि 13 को दोनों आर मिले, 13 को दोनों आर, अच्छा 13 के अम्मी अब्बू कौन से हैं, 7 8, इनमें अम्मी कौन है, 7, तो 13 के दोनों आर में से क्या दोनों आर 8 ने दिए, बिल्कुल नहीं। क्या दोनों आर 7 ने दिए, नहीं। तो क्या 13 के दोनों आर में से एक आर 7 ने दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। तो क्या एक आर 7 का लिख लें, ये लिख लिया। अच्छा, क्या 7 को प्रॉब्लम है, नहीं, तो इसका मतलब है 7 के बाद दूसरा आर कैपिटल ही होना चाहिए, स्मॉल तो नहीं होना चाहिए, तो ये दूसरा आर कैपिटल ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। तो इसका मतलब हमने ढूंढ लिया एक 7। तो 9 15 7, ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 9 15 7 हो? जी हाँ है, उसमें उन्होंने लिखा है 7 9 15, तो यस, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन आ गया हमारा ये वाला, जिसमें आंसर है 7 9 और 15, दिस वन। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इस तरह के और भी पेडिग्री MCQs मैं आप लोगों से डिस्कस करता जाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट। अल्लाह।